चलो बच्चों, तो ये जो टॉपिक है, इट इज वन ऑफ द इम्पोर्टेंट टॉपिक ऑफ ऑडिट एविडेंस। उसी से ही कनेक्टेड है ये, उसी के साथ ऐड कर दिया गया था कि 4 से 5 नंबर का एक कंपलसरी क्वेश्चन इसमें से आ सकता है। बहुत इजी चीज है, चैप्टर का नाम क्लियर कर लो, तो सब कुछ समझ में आ जाएगा। आप जब भी ऑडिट करते हैं तो आप अलग अलग ऑडिट प्रोसीजर्स को अलग अलग टाइम पर एप्लीकेबल करते हैं, इम्प्लीमेंट करते हैं। आप रिस्क लगाते हैं, आप रिस्क के टाइम पर आप जब इनिशियली किसी एंटिटी में जाते हैं तो रैप लगाते हैं, रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर। एंटिटी को समझते हैं, उसके एनवायरनमेंट को समझते हैं, फिर आप कंप्लायंसेस चेक करते हैं, उनके रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो कर रहे हैं कि नहीं। ठीक है ना। कंट्रोल चेक करते हैं, बिल्कुल सर कंट्रोल चेक करेंगे कि कंट्रोल से कहीं वो डेविएट तो नहीं हो रहे हैं, है ना। फिर आप टेस्ट ऑफ डिटेल्स में जाते हैं, उस स्टेटमेंट को लेकर जो डॉक्यूमेंटेशन में हो सकती है। ये सब करने के बाद में भी अगर आपको ऐसा लगा कि मैंने सब कुछ डिटेल में चेक कर लिया, मैंने कंट्रोल भी चेक कर लिया, मैंने मिस स्टेटमेंट भी चेक कर लिया, सब कुछ चेक कर लिया, उसके बाद में भी अगर मुझे संतुष्टि नहीं मिल रही है ना, या दूसरा, अगर मैं सब कुछ नहीं चेक कर पा रहा हूँ, इट इज नॉट पॉसिबल फॉर ऑडिटर टू चेक ऑल द डिटेल्स, तो एक बहुत अच्छी मेथड है एनालिटिकल प्रोसीजर। आप चीजों को एनालाइज कर लो, आप कंपेयर कर लो उसको, आप एक ट्रेंड को फॉलो कर लो, आप एक रेशियो बना लो दो वेरिएबल्स के बीच में, आप एक टेस्ट कर लो, रीजनेबल टेस्ट कर लो कि ऐसे होने से कैसा होगा। देखो क्या लिखा है, देखो हाँ, बोलता है सिंस रूटीन चेकिंग पर हम डिपेंड नहीं हो सकते कि वो ऑडिटर ऑडिटर को मदद करे कि जो अकाउंट्स में मिस्टेक्स और मैनिपुलेशन है वो उसको पूरी तरीके से ढूंढ पाए। क्या पॉसिबल है? नहीं सर। रूटीन चेकिंग पर, जिस रूटीन मतलब क्या होता है, जो डेली नॉर्मल चेकिंग, आपने गया, आपने थोड़ी सी चीजें पढ़ी, आपने देखी, खत्म, नहीं इससे नहीं हो पाएगा। जो अकाउंट्स में लिखा है आपने उसको सच मान लिया, नहीं इससे नहीं हो पाएगा। आपको कुछ अदर प्रोसीजर्स भी लगाने पड़ेंगे। लाइक आपको कभी कभी उस एंटिटी के कॉम्पिटिटर से उसका कंपैरिजन करना पड़ेगा, उस एंटिटी का उसके ही पिछले साल के परफॉर्मेंस से कंपैरिजन करना पड़ेगा। कभी कभी आपको उस इंडस्ट्री के ट्रेंड को देखना पड़ेगा, कभी कभी आपको उस एंटिटी के प्रॉफिट रेशियो के ट्रेंड को देखना पड़ेगा, सेल्स रेशियो के ट्रेंड को देखना पड़ेगा। कभी कभी आपको उसी एंटिटी के जो अलग अलग अकाउंट बैलेंसेस और अलग अलग ट्रांजेक्शन होंगे पीएनएल में, उनको उनके बीच में रेशियो एनालिसिस बनाना पड़ेगा। बहुत अच्छा एग्जांपल दूंगा मैं आपको। कभी कभी आपको एज एन ऑडिटर कुछ खुद रीजनेबल टेस्ट करने पड़ेंगे, है ना। टेस्टिंग करके देखनी पड़ेगी आपको कुछ चीजों की, जो हम करने वाले हैं। इसी को हम लोग बोलते हैं ओवरऑल टेस्टिंग। क्या बोलते हैं? ओवरऑल टेस्टिंग। तो सब्सटेंटिव मतलब डिटेल में ऑडिट प्रोसीजर्स को इंप्लीमेंट करना, है ना। 520 कहता है एनालिटिकल प्रोसीजर का सिंपल मतलब होता है एप्लीकेशन ऑफ एनालिटिकल प्रोसीजर ड्यूरिंग एन ऑडिट। ऑडिट करते वक्त आप चीजों को एनालाइज करें, कैसे? कंपैरिजन करके, है ना। कैसे? ट्रेंड एनालिसिस को समझ कर, कैसे रेशियोज बनाए अलग अलग वेरिएबल्स में। ठीक है, मैं एग्जांपल देता हूँ आपको ट्रेंड का। अगर 2022 में आपका, फॉर एग्जांपल आपका ग्रॉस प्रॉफिट था 5%, 2023 में अगर वो हो जाता है फॉर एग्जांपल 7.5%, तो 2024 में आप क्या एक्सपेक्ट करोगे? सर डेफिनेटली आई एम एक्सपेक्टिंग कि वो 10% हो। यही तो ट्रेंड कह रहे हैं ना, कि 2.5% से बढ़ रहा है। अब मान लो फॉर एग्जांपल वो 7.8 होता है, तो अजीब लगेगा यार ये क्यों हुआ। अगर वो 15% हो जाता है तो अजीब लगेगा, ये अनयूजुअल सा रिलेशनशिप क्रिएट होगा। तो मैंने ट्रेंड को फॉलो किया, जिसके आधार पर मुझे जो भी चीजें चेक करनी थी मैंने कर लिया। फिर एक होता है कि आप रेशियो एनालिसिस बनाओगे। अब जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैंने पीएनएल के क्रेडिट में सेल्स की ऑथेंटिसिटी को चेक करना है, सबसे बेस्ट क्या है, अब माल बिका है तो डेफिनेटली किसी ने माल खरीदा होगा, तो वही आप बैलेंस शीट में चले जाइए, वहां आपको ट्रेड रिसीवेबल्स मिल जाएगा। तो मैं इनके बीच में क्या बना लूंगा, एक रेशियो एनालिसिस के, इतना माल बिका है तो इतना पैसा आने वाला है। अब इतना पैसा आने वाला है तो किस रूप में आने वाला है, तो बोले कुछ डायरेक्ट बैंक में आएगा, कुछ डायरेक्ट हाथ में आएगा। तो ये रेशियो एनालिसिस क्रिएट हो जाता है। ठीक है। अब आ जाइए आप लोग नेक्स्ट, बोलता है
सर इसमें हम करने क्या वाले, इसमें हम कंपैरिजन करने वाले फाइनेंशियल डेटा और नॉन फाइनेंशियल डेटा का। इसमें एक एग्जांपल दिया है, सी अमर वांट्स टू वेरीफाई पेमेंट्स मेड बाय XYZ लिमिटेड ऑन अकाउंट ऑफ बिल्डिंग रेंट। वो XYZ एक बिल्डिंग रेंट पे करता होगा 2020-21 में। उसने अपने रेंट का जो खर्चा दिखाया वो दिखाया हर महीने का 50,000 रुपए। ठीक है, डेफिनेटली हर महीने का 50 है तो साल भर का कितना होगा उसको इंटू कर लेंगे। अब उन्होंने बोला यार ऑडिटर ने रुको, सबसे पहले मुझे ये बताओ कि जो मंथली रेंट आप पे कर रहे हो इसका एक रेंट एग्रीमेंट होगा, तो मेरे को उससे कंपेयर करने दो। तो कंपैरिजन किया मैंने कि रेंट एग्रीमेंट में क्या लिखा है। रेंट एग्रीमेंट लिखा, रेंट एग्रीमेंट झूठ भी तो बन सकता है। तो मैंने एक काम करो यार, मुझे उसी ध्यान दे रहा उसी इंडस्ट्री में जो दूसरी कंपनीज है वो कितना रेंट पे कर रही है। तो मैं बोला कंपैरिजन कर लिया मैंने उनके कॉम्पिटिटर से, तो बाद में पता चला कि वो लोग तो 10,000 रुपए पे कर रहे हैं। तो कंपैरिजन एनालाइज जब किया मैंने तो मुझे पता चला ना कि क्या गड़बड़ है। तो क्या हुआ सर, सबसे मैंने मंथली रेंट पेमेंट को चेक करने के लिए रेंट एग्रीमेंट को चेक किया। बिल्कुल सर, मुझे क्या पता चला कि हाँ रेंट एग्रीमेंट दिख रहा है, रेंट एग्रीमेंट में रिफ्लेक्ट हो रहा है क्या, राइट। फिर भी मुझे लगा कि नहीं यार, मैं कुछ जो ढूंढ रहा हूँ मुझे नहीं मिल रहा है। तो मैंने क्या किया, उसी इंडस्ट्री में जो अलग उसी लोकेशन में जो और कॉम्पिटिटर थे उसको चेक किया। और जैसे ही चेक किया सिमिलर कंपनीज को उस सिमिलर इंडस्ट्री में, तो मुझे इनकंसिस्टेंसी दिख गई कि भैया वहां 50,000 दिखाया जा रहा है और एक्चुअली में तो 10,000 का रेंट पे करना चाहिए, जो काफी कम है एज कम्पेयर। अगर मैं ये कंपैरिजन नहीं करता तो क्या मुझे ये इनकंसिस्टेंसी मिलती, क्या मुझे ये अनयूजुअल सा रिलेशनशिप मिलता, नहीं मिलता। मीनिंग ऑफ एनालिटिकल प्रोसीजर, आपको इवैल्यूएशंस करना है। किसका इवैल्यूएशन किया हम लोगों ने यहां पर अभी, रेंट का। रेंट कौन सी इंफॉर्मेशन है, फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन है। कैसे किया हम लोगों ने, एक रिलेशनशिप बनाया। किसके बीच में बनाया कि रेंट कितना मिल रहा है ना, रेंट एग्रीमेंट से मैच करता है क्या, और वो रेंट बाकी इंडस्ट्री के बाकी कंपनी के कंपैरिजन में कैसा है। हमने कंपैरिजन किया, बनाया। वो रिलेशनशिप कैसा था बताओ, रिलेशनशिप कैसा बनाया हम लोगों ने, रीजनेबल रिलेशनशिप। एक अंदाजा तो हो गया ना कि बाकी सब 10,000 दे रहे तो आप 50,000 क्यों दे रहे हो। तो फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन का एक एनालिसिस करेंगे, क्या क्रिएट कर कर, प्लॉजिबल रिलेशनशिप बनाकर। क्या होता है प्लॉजिबल का मतलब, एक होता है रीजनेबल, एक होता है प्रोबेबल। ऐसा रिलेशनशिप जो बनेगा ही बनेगा। सेल्स और ट्रेड रिसीवेबल का कैसा रिलेशनशिप है, प्रोबेबल है ना, बनेगा ही बनेगा। 100 करोड़ का माल बिका है तो ट्रेड रिसीवेबल में दिख जाएगा भाई कितना पैसा आपको मिलने वाला है। किसके बीच में रिलेशनशिप बनने वाला है, फाइनेंशियल एंड नॉन फाइनेंशियल डेटा। सर एक एग्जांपल दे दो फाइनेंशियल नॉन फाइनेंशियल डेटा का, बहुत ईजी है। देखो बेसिकली हमको करना क्या है, हमको इसमें फ्लक्चुएशंस ढूंढने हैं। हमको इसमें एक ऐसी रिलेशनशिप ढूंढनी थी ना, ऐसे फ्लक्चुएशन ढूंढने हैं जो बहुत ही यूजुअल है। ऐसी रिलेशनशिप देखनी है जो बहुत ही इनकंसिस्टेंट है, हमारी एक्सपेक्टेशन से बहुत अलग है, सिग्निफिकेंट अमाउंट से। जैसे ये जो एग्जांपल था अभी यहाँ पर, जो रिलेशनशिप था ईयर का और ग्रॉस प्रॉफिट का, वो यहाँ तक तो कंसिस्टेंट था। अगर मान लो आने वाले साल में फॉर एग्जांपल 2025 का उदाहरण ले लेता हूँ, अभी 7.8 हो जाता है एग्जाम्पल, ये 10.1 हो जाता है तो अजीब लगेगा, है ना। ये 20 हो जाता है तो अजीब लगेगा। तो ये अनयूजुअल नहीं होना, ट्रेंड को फॉलो करो। ठीक है, चीजें कंपेरेबल होनी चाहिए, प्रोबेबल होनी चाहिए, रीजनेबल लगनी चाहिए, अनरीजनेबल नहीं लगनी चाहिए, इनकंसिस्टेंट नहीं होनी चाहिए, कंसिस्टेंट होनी चाहिए। जैसे आप प्रोविजंस लगाते हो तो आप पिछले 10 साल से 10% का प्रोविजन लगा रहे हो, सडनली अगर आप 50% का प्रोविजन लगाओगे किसी भी डेप्रिशिएटेड एसेट्स पर, तो ये अनरीजनेबल है, ये अनयूजुअल है, बिल्कुल ऐसे। तो कंपैरिजन तो किया जाएगा ना, क्यों और काय को। यहां पर एक एग्जांपल दिया हुआ है, पहले आप इसको मेरे साथ पढ़ेंगे एक बार। एनालिटिकल प्रोसीजर का क्या होता है, इवैल्यूएशन ऑफ फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन का इवैल्यूएशन हो रहा है, जो कहां पर दी हुई है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट में। किसके थ्रू करते हैं हम लोग, एक एनालिसिस करते हैं, किसका, एक प्रोबेबल रिलेशनशिप बनाते हैं, किसके बीच में, फाइनेंशियल डेटा और नॉन फाइनेंशियल डेटा। इसका बेस्ट एग्जांपल क्या है सर, एक एंटिटी है, मेरे को चेक करना है एज एन ऑडिटर कि उनके टोटल वेजेस उन्होंने कितने पे किए 2020-21 में। तो मैंने कैसे चेक किया सर, मैं तो इवैल्यूएशन करूंगा फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन का, एक प्लॉजिबल रिलेशनशिप बनाऊंगा फाइनेंशियल डेटा और नॉन फाइनेंशियल डेटा के बीच में, और अनयूजुअल
अमाउंट अगर किसी कोई अगर चेंजेस आया है या कोई इनकंसिस्टेंट रिलेशनशिप है तो उसको मैं चेक करूंगा। तो हमने क्या किया, टोटल वेजेस आप जो दे रहे थे कैसे निकाले कि हर वेजेस पर वर्कर, हर व्यक्ति को कितने वेजेस मिले और टोटल नंबर ऑफ वर्कर। ठीक है, तो जो वेजेस पर वर्कर है वो कौन सा डेटा है, फाइनेंशियल डेटा है। और जो टोटल नंबर ऑफ वेजेस है, सॉरी वेजेस पर वर्कर, हाँ सॉरी, टोटल नंबर ऑफ वेजेस क्या है, वो क्या है, नॉन फाइनेंशियल डेटा है। हो गया कंपैरिजन, हुआ कि नहीं हुआ। अब अगर इससे भी बात नहीं बनी तो हम लोग क्या करेंगे, ये देख लेंगे कि बाकी लोग जो इंडस्ट्री में है मेरे कॉम्पिटिटर्स वो कितने वेजेस दे रहे हैं, उससे एक रिलेशनशिप तय हो जाएगा, एक कंपैरिजन आ जाएगा। आया कि नहीं आया, समझा आपको। जैसे फॉर एग्जांपल के तौर पर आप 1 लाख रुपए के वेजेस दे रहे हो, है ना, मैं पूछूंगा भाई कितने लोगों को दे रहे हो ये 1 लाख वेजेस, बोले वेजेस पर वर्कर बोला, तो बोले कितना, 10,000 दे रहा हूँ। मैं अज्यूम करूंगा कि डेफिनेटली कितने वर्कर होंगे, 10। सिंपल है, हर वर्कर को 10,000 रुपए के वेजेस मिल रहे हैं, 10 × 10 10,000 × 10 आएगा तो आ जाएगा 1 लाख रुपए। ठीक है, अब ये अगर कंपेयर, अब 2 साल बाद देखते हैं ये वेटेज होगा 10 लाख रुपए। अब मैं देखूंगा ना भाई, डेफिनेटली इसका मतलब यही होगा कि शायद नंबर ऑफ वर्कर्स बढ़े होंगे। बोले यार नंबर ऑफ वर्कर्स तो उतने ही है, उनकी वेजेस वेजेस बढ़ा दिए गए, तो ऐसा क्यों, काय को, ये सब पूछना पड़ेगा ना कि इतना ज्यादा 100% वेजेस क्यों बढ़ाए। तो ये रिलेशनशिप से पता चला मेरे, कौन सी रिलेशनशिप से, फाइनेंशियल डेटा एंड नॉन फाइनेंशियल डेटा के बीच में जो रिलेशनशिप बनी। तो एनालिटिकल प्रोसीजर्स क्या करता है, एक कंसिडरेशन है, एक कंपैरिजन है एंटिटी के फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन का, है ना। इट इज ए कंपैरिजन ऑफ एंटिटीज फाइनेंशियल रिलेशनशिप बाय अप्लाइंग अदर ऑडिट प्रोसीजर्स, है ना। वो रिलेशनशिप किसके बीच में बनाया हम लोगों ने, जल्दी बोलो, फाइनेंशियल डेटा एंड नॉन फाइनेंशियल डेटा। किया कि नहीं किया। वो कैसा रिलेशनशिप था, प्लॉजिबल। प्लॉजिबल का मतलब क्या होता है, रीजनेबल, बनाया ना रीजनेबल हम लोगों ने। भले चीजें आपको एग्जैक्ट नहीं मिलेंगी बट कंपेरेबल तो होंगी, तो कंपैरिजन से कुछ तो आएगा। अगर आपने 100 करोड़ की सेल्स की है, आपके पास ट्रेड रिसीवेबल कितना आने वाला है, तो रिलेशनशिप तो बनेगा ना कि 100 करोड़ का माल बिका तो भाई 100 करोड़ का पैसा तो आने वाला है मेरे पास में, तो एक अंदाजा तो हो जाएगा। सर कुछ तो मैंने कैश में बेच दिया था, तो ठीक है चल, तेरे 20 करोड़ का माल कैश में बेच दिया तो वो तेरे पास हाथ में है, ठीक है, आ चुका है तेरे पास ऑलरेडी पैसा, तो 80 करोड़ का तो आएगा ट्रेड रिसीवेबल से। ठीक है, एक अंडरस्टैंडिंग हो जाती है, समझने के। आप यहाँ पर 100 करोड़ की सेल्स दिखा रहे हो, ट्रेड रिसीवेबल में 10 करोड़ दिखा रहे हो, उसका मतलब क्या हो रहा है, मतलब 90 करोड़ मिल चुके हैं आपके, तो ये मुझे जो भी इनकंसिस्टेंसी होगी वो दिख जाएगी, क्योंकि कहीं तो गड़बड़ करी है एंटिटी। इसमें एग्जांपल दिया हुआ है कि आप क्या करो यहाँ पर, अगर आपको कंपैरिजन ही करना है तो प्रायर पीरियड से कर लो, पुराने पीरियड से, पिछले, मगर वो नियरेस्ट होना, लाइक पिछले साल 1-2 साल से कंपैरिजन कर लो आप लोग। से यहाँ पर दिया हुआ है कि ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस जो थे वो करंट ईयर के थे 2.5 लाख रुपए के, है ना। विद प्रीवियस ईयर ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस अमाउंट टू 2 लाख, पिछले साल के थे 2 लाख रुपए के, तो 25% से बढ़ गया। एक अंदाजा मिल गया ना हम लोगों को कि भाई जो ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस बढ़ रहे हैं, मतलब डेफिनेटली ज्यादा घुमाया जा रहा है एम्प्लॉयज को, ज्यादा काम कराया जा रहा है, यही तो कंपेरिजन बनेंगे। अब डेफिनेटली अगर ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस बढ़ रहे हैं मतलब ज्यादा ट्रैवलिंग हो रही है, ज्यादा ट्रैवलिंग हो रही है मतलब ज्यादा माल बेचा जा रहा है, कुछ तो एक कंपेरिजन बनाए जाएंगे। दूसरी बात, आप कंपैरिजन करके क्या कर सकते हो बोलो, आप एंटिसिपेटेड रिजल्ट्स पता कर सकते हो एंटिटी के, जो रिजल्ट्स फ्यूचर में आने वाले, क्या देखकर आप उनके बजट्स, फोरकास्ट, एक्सपेक्टेशंस, है ना। आप अंदाजा लगा सकते हो ना कि भी अगर 2.5 लाख से 2 लाख से 2.5 लाख हुआ है, 25% जब बढ़ा तो डेफिनेटली आने वाले टाइम पर वो 3 लाख होगा, लॉजिक समझ रहे हैं, 3.5 लाख होगा। तो एक आपने बजट बना लिया, एक फोरकास्टिंग कर लिया, एक्सपेक्टेशन सेटअप कर लिए एज एन ऑडिटर। क्या कर कर कंपेरिजन कर कर, किसका कंपेरिजन कर कर, एक फाइनेंशियल नॉन फाइनेंशियल डेटा को देखकर, है ना। क्लियर है कि नहीं क्लियर है, ट्रेंड को देखकर, रीजनेबल टेस्टिंग कर कर, ठीक है। सिमिलर इंडस्ट्री इन्फॉर्मेशन, अगर आपको एक ही इंडस्ट्री में कंपैरिजन करना है तो आप एक काम करो ना, एंटिटी के सेल्स रेशियो को चेक करो, किससे, उसके ट्रेड रिसीवेबल से। मैंने अभी तो पढ़ाया आप लोग, पहले उनका चेक कर लो, उनकी सेल्स और उनकी ट्रेड रिसीवेबल का क्या रेशियो। दूसरी बात, उनका कंपैरिजन उनके कॉम्पिटिटर से कर लो सिमिलर इंडस्ट्री में, वो भी कंपैरिजन हो जाता है अदर एंटिटी से, कि पहले उनका खुद का सेल्स और ट्रेड रिसीवेबल देखे, फिर उनकी इंडस्ट्री कि भाई यही लोग इतना कमा रहे हैं कि बाकी लोग भी कमा रहे हैं, या यही लोग इतना गवा रहे हैं कि बाकी लोग भी गवा रहे हैं, अंदाजा हो जाएगा सच बोल रहे हैं कि झूठ बोल रहे हैं। जैसे आज एडटेक कंपनियों में क्या हो रहा है, सभी की हालत खराब है, तो अपन सिर्फ बायजूस को ब्लेम नहीं कर सकते, भाई सभी की हालत खराब चल रही है।
ये कुछ एग्जांपल्स हैं, जैसे इन्वेंट्री टर्नओवर दिया हुआ है बेटे। आप क्या कर सकते हो, ये इन्फॉर्मेशन के आधार पर एक पैटर्न को प्रिडिक्ट कर सकते हो एंटिटी के एक्सपीरियंस पर। ग्रॉस मार्जिन प्रॉफिट्स हैं कंपनी के, जैसे दिया हुआ ना, आप क्लाइंट का 2019-20 का 22% था, 22.7 हुआ। इंडस्ट्री का कितना था, मतलब इंडस्ट्री मतलब जो बाकी लोग इंडस्ट्री में और भी लोग काम करते हैं 23.6, 22.2, तो आसपास ही है, थोड़ा सा आसपास ही कंपेरेबल है। इन्वेंट्री टर्नओवर कितना था, 2.8% या 2.9%, इनका 3.1, 2.8, तो आसपास ही है। तो कंपैरिजन से पता चला नहीं अपने को। पहले हमने क्लाइंट के ही प्रायर ईयर से कंपेयर किया और फिर क्लाइंट के ही इंडस्ट्री के अलग अदर कंपनी से कंपेयर किया। कितना पैसा दे रहे हो आप, कितने नंबर ऑफ एम्प्लॉयज को, तो नंबर ऑफ एम्प्लॉयज क्या हो जाएंगे, नॉन फाइनेंशियल डेटा, और जो पैसा पे कर रहे हो क्या हो जाएगा, फाइनेंशियल डेटा। तो मैंने ऊपर एग्जांपल दिया आप लोगों को। बेसिकली यूर कंपेयरिंग, क्लियर है, बाय स्टैटिस्टिकल टेक्निक यूज कर आप यही एनालिटिकल प्रोसीजर को कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे भी लगा सकते हो, आप अपनी ब्रांचेस के अकाउंटिंग में भी लगा सकते हो, और इंडिविजुअल इन्फॉर्मेशन के लिए भी लगा सकते हो। कंसोलिडेशन से भी अंदाजा हो जाएगा ना आपको कि भैया, एग्जांपल अगर हम लोग बोलते हैं ना कि जैसे यार वाइट उसको इतना सारा लॉस हुआ, तो किसकी वजह से, वो वाइट हेयर जूनियर की वजह से हुआ, सबसे ज्यादा लॉस उसने क्रिएट करके दिया, उसको तो कंपेयर करके पता चलेगा ना आपको। एनालिटिकल प्रोसीजर्स में क्या होने वाला है, सेग्रीगेटेड, इसका अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड किया है। कंपैरिजन करेंगे किसका, क्लाइंट का और उसके इंडस्ट्री डेटा का, उसी के पिछले साल के डेटा से कंपेयर करेंगे। फिर उसका एक्सपेक्टेड रिजल्ट से कंपेयर करेंगे, वो उम्मीद क्या लगा रहा है, तो वो उम्मीदें सही है कि गलत है, ट्रेंड के हिसाब से कि ट्रेंड के अगेंस्ट में। फिर क्या होगा, कंपैरिजन ऑफ क्लाइंट डेटा विद ऑडिटेड डिटरमिन एक्सपेक्टेड रिजल्ट। फिर क्या होगा, क्लाइंट के डेटा को, ध्यान देना, क्लाइंट के डेटा को क्लाइंट की उम्मीदों से कंपेयर किया, फिर क्लाइंट के डेटा को ऑडिटर ने अपनी एक्सपेक्टेशन से कंपेयर किया कि तुम तो इतना सोच रहे हो, मैं क्या सोच रहा हूँ। अगर तुम सोच रहे हो तुम्हारा ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो ऐसा रहेगा, बट मेरी स्टडी करने के बाद पता चल रहा है कि तुम्हारा ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो ऐसा रहेगा, तो ये नहीं होना चाहिए ना। ये मेरी अगर एक्सपेक्टेशन है और अगर ये क्लाइंट की एक्सपेक्टेशन है, तो ये तो देखना पड़ेगा ना क्यों रहा है। अगर तुम्हारी एक्सपेक्टेशन है कि तुम ऐसे जाने वाले हो, मेरी भी एक्सपेक्टेशन है तो ऐसे जाने वाले हो, तो ये कंपैरिजन में क्या बराबर। कंपैरिजन ऑफ क्लाइंट डेटा विद एक्सपेक्टेड रिजल्ट यूजिंग नॉन फाइनेंशियल डेटा। आपके एक्सपेक्टेड रिजल्ट को मैं नॉन फाइनेंशियल डेटा से, अपने ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस वाला था कि इस साल 2 लाख का था, अगले साल 2.5 लाख का हुआ, तो आने वाले साल 3 लाख का हुआ, तो वो कैसे आ रहा है आपका नॉन फाइनेंशियल डेटा, कंपैरिजन कैसे हो रहा है। सर बोले नंबर ऑफ एम्प्लॉयज बढ़ रहे हैं, तो हमारा जो ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस है वो भी बढ़ रहा है। ये 5 चीजें भूलनी नहीं है आपको, ठीक है। क्लाइंट इंडस्ट्री डेटा, क्लाइंट डेटा विद प्रायर पीरियड डेटा, क्लाइंट डेटा विद क्लाइंट के एक्सपेक्टेड रिजल्ट से डेटा, क्लाइंट डेटा विद ऑडिटर के एक्सपेक्टेड रिजल्ट से कंपैरिजन, फिर क्लाइंट डेटा विद एक्सपेक्टेड रिजल्ट विद यूजिंग नॉन फाइनेंशियल डेटा। यहाँ तक समझा, चलो ठीक है। अब 520 की लैंग्वेज को समझने की कोशिश करते हैं। होता है ये एक एनालिटिकल प्रोसीजर है और एक सब्सटेंटिव एनालिटिकल प्रोसीजर है, बिल्कुल ऐसा डिटेल में चेक करें हम लोग। एंड प्रोसीजर नहीं है, एंड ऑडिटर इसको एंड में लगाता है, एंड में लगाएगा ओवरऑल कंक्लूजन के लिए फाइनेंशियल स्टेटमेंट पर, ठीक है। द यूज ऑफ एनालिटिकल प्रोसीजर एज अ रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर डील विद, अगर आप एनालिटिकल प्रोसीजर को, आप डेफिनेटली आप जब किसी एंटिटी को, ध्यान देना, जब किसी एंटिटी को ऑडिट करने के लिए जाते हो 315 लगाते हो, तो 315 में आप कर क्या रहे हो, रिस्क को एनालाइज कर रहे हो। तो एनालाइज कैसे करोगे, रिस्क बोल क्या, रिस्क असेसमेंट, असेसमेंट का मतलब क्या होता है, कंपैरिजन ही तो करोगे उसी के पिछले साल के परफॉर्मेंस से, समझ, कंपैरिजन ही तो करने वाले, तो कंपैरिजन मतलब क्या, एनालिटिकल प्रोसीजर। समझ आ रहा है, उसी की पुरानी रिपोर्ट्स को पढ़ोगे, उसकी आने वाली रिपोर्ट्स को पढ़ोगे, उसी के असेसमेंट रिपोर्ट्स को पढ़ोगे, उसी के फ्यूचर रिपोर्ट्स को पढ़ोगे, यही तो करना है आपको। तो एनालिटिकल प्रोसीजर तो रैप के साथ भी लगाई जा सकती है, बिल्कुल लगाई जा सकती है सर। 330 क्या कहता है, रिक्वायरमेंट्स एंड गाइडेंस रिगार्डिंग द नेचर एंड टाइमिंग। तो डेफिनेटली मैंने डिसाइड कर लिया रैप में, समझ में आ गया मुझे कंपेयर करने के बाद में कि एंटिटी की स्थिति क्या है, उसी के आधार पर मैं क्या डिसाइड करता हूँ बेटा, नेचर, टाइमिंग एंड एक्सटेंट ऑफ ऑडिट प्रोसीजर्स। तो आगे जाके कौन सी ऑडिट प्रोसीजर्स लगानी है, कब कब लगानी है और किस हद तक लगानी है। तो ये तो कंपैरिजन हो गया ना, कि आपने 520 को किसके साथ लगाया, 315 के साथ में। फिर जब 315 के साथ 520 लगा के आपको समझ गया कि इसका रिस्क असेसमेंट कैसा है, कंपैरिजन करके समझ में आ गया आपको प्रायर पीरियड से, सिमिलर इंडस्ट्री से, उन्हीं की एक्सपेक्टेशन से, अपनी एक्सपेक्टेशन से, नॉन फाइनेंशियल डेटा से, तो फिर आपने क्या लगाया, 330। 330 क्या बोलता है भैया कि क्या रिक्वायरमेंट होगी, नेचर ऑफ ऑडिट प्रोसीजर्स की, टाइमिंग ऑफ ऑडिट प्रोसीजर्स की और एक्सटेंट ऑफ ऑडिट प्रोसीजर्स की। ऑब्जेक्टिव क्या है, इंपॉर्टेंट है। क्यों कर रहे हो आप लोग ये सब प्रोसीजर, क्यों लगा रहे हो, टू ऑब्टेन रिलेवेंट एंड रिलायबल ऑडिट एविडेंस। बिल्कुल 100%। एक ही तो चीज चाहिए, मैं संतुष्ट नहीं हूं तो मुझे रिलायबल और रिलेवेंट ऑडिट एविडेंस चाहिए। क्यों कर रहे हैं, नॉर्मली कब लगाया जाता है, नियर द एंड ऑफ द ऑडिट, कंक्लूजन फॉर्म करने के लिए।
सब कुछ चेक करने के बाद में भी एक बार क्या लगता है, चलो कंपेयर कर ही लेते हैं ना। समझा? ये 2 पॉइंट समझा आप लोगों को बेटा? कि जो मेरी अंडरस्टैंडिंग थी, जो मैंने ऑडिट करते वक्त समझी, उससे फाइनेंशियल स्टेटमेंट मैच करते हैं या? क्योंकि फाइनेंशियल स्टेटमेंट तो अंत में बनते हैं ना, मेरी अंडरस्टैंडिंग तो साल भर में बनती है। मेरी अंडरस्टैंडिंग के आधार पर आपका फाइनेंशियल स्टेटमेंट मैच करना चाहिए ना। पर्पस एंड टाइमिंग ऑफ एनालिटिकल प्रोसीजर, इस पे क्वेश्चन बिल्कुल बन सकता है। क्या है ये? कंपेरिजन है। क्या है ये? रिलेशनशिप बनाए जा रहे हैं किसके बीच में? अकाउंट बैलेंसेस के बीच में, है ना, अदर डेटा के बीच में। अकाउंट बैलेंसेस का मतलब क्या हुआ सर? ट्रेड रिसेबल्स है कि नहीं? ट्रेड रिसेबल्स और सेल्स, क्या है ये? रिलेशनशिप ही तो बनाया हम लोगों ने। ठीक है, ये पूरा पैराग्राफ एग्जांपल से रिलेटेड है। आपका ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो है वो प्रीवियस ईयर से हम कंपेयर करना चाहते हैं। इट इज डिस्कवर्ड दैट देयर इज अ फॉल इन द रेशियो। आपका ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो गिरा है, हमने पिछले साल से जब कंपेयर किया। तो अब गिरा है तो हम इंक्वायरी करेंगे क्यों गिरा है, क्या कारण था, ठीक है, किस वजह से गिरा, है ना। इन्वेंट्रीज के पिलफरेज हुए, मिसअप्रोप्रिएशन हुआ सेल्स को लेकर, कॉस्ट ऑफ सेल्स में कोई चेंजेस आए क्या, है ना। सेल्स प्राइस नहीं बढ़ाया क्या आप लोगों ने विदाउट करस्पॉन्डिंग इंक्रीज इन द सेल्स प्राइस, क्या कारण हुआ कि चीजें गिरी। तो वो सब क्वेश्चन सवाल नीचे पूछे गए आप लोगों के साथ में। ठीक है, कारण समझा, ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो क्यों गिरा आपका। तो हमें पता चला कि इसको लेके हमें कुछ इंक्वायरी करनी चाहिए, ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो क्यों गिरा। तो हमें देखा कि भैया इन्वेंट्री की चोरी चकारी होती थी, तो माल चोरी हो जाता था आधे से ज्यादा। जो सेल्स थी उसका मिस अप्रोप्रिएशन होता था, चोरी करके कहीं और बेच दिया जा रहा है, उसके रिकॉर्ड मेंटेन नहीं हो रहे। अगर अच्छा बेच भी रहे हैं तो जो उसकी प्रोसीडिंग्स है, मतलब जो उसका पैसा आ रहा है उसकी सही अप्रोप्रिएशन नहीं हो रही है, कलेक्ट नहीं किया जा रहा है। जो कॉस्ट ऑफ सेल्स थे उसमें कोई चेंजेस आए, कॉस्ट बढ़ा है आपका, मे भी हो सकता है ना, मगर आपका सेल प्राइस नहीं बढ़ा, मतलब आप माल उतने में बेच रहे हो, बड़ा आपका खर्चा बढ़ गया। तो ये सब कारण पता करने पड़ेंगे, उसके लिए आपको कंफर्मेशन लेने पड़ेंगे, इंक्वायरीज करनी पड़ेंगे। आप रिसीवेबल्स की इंक्वायरी करो, कंफर्मेशन लोगे, 100% पूछूंगा मैं उनसे कि अगर ग्रॉस प्रॉफिट रेशो गिरा है, डेफिनेटली सेल्स गिरी होगी, तो भाई कौन कौन है, किस किस ने कितना माल खरीदा ना, या फिर जिन जो लोग पैसे देने वाले थे कितने लोग फेल हो गए पैसे देने के। फिर अकाउंट्स पेबल ना, जो कमियां हैं ड्यू टू फेलियर टू अफोर्ड इन क्रेडिट, अगर उन्होंने माल खरीदा नहीं है तो बेच नहीं पाए होंगे। इन्वेंट्री, रॉ मटेरियल एंड ऑफ द ईयर, एक्सेस है, शॉर्ट है, ज्यादा बच गई या कम बच गई, ये भी देखना पड़ेगा, शॉर्टेज रहा या एक्सेस में बच गई। ठीक है, शॉर्टेज क्यों रहा, क्योंकि मिस अप्रोप्रिएशन, चोरी चकारी हो गई कोई, है ना, रिकॉर्डिंग अच्छे से नहीं हुई। ये सब चीज आपको पता चल जाएगी। अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट एंड डिविडेंड, कलेक्ट द अमाउंट विच हैड अक्रूड टू, जो अमाउंट इंटरेस्ट और डिविडेंड का अमाउंट आपको मिलना चाहिए था, जो अभी तक आउटस्टैंडिंग है, वो क्यों नहीं मिला। ये सब डिटेक्शन पता चलेंगे ना। कैसे पता चलेंगे? कंपैरिजन करके। क्यों मैंने ये सब किया मुझे बताओ, मैंने क्यों यहाँ पर इंक्वायरी की, यहाँ पर कंफर्मेशन लिए, यहाँ पर इंस्पेक्शन किया, क्योंकि मुझे ग्रॉस प्रॉफिट रेशो में क्या मिला प्रीवियस ईयर के मुकाबले, बोलो बोलो बोलो, रिडक्शन दिखा। क्या दिखा? रिडक्शन, तभी मैंने ये सब किया। डिस्क्रिपेंसी का मतलब होता है कमियां। ठीक है, आप फर्म के अंदर भी कर सकते हो और उसके कॉम्पिटिटर के बीच में भी कर सकते हो ये कंपैरिजन। ठीक है, ओके, है ना। आप उसी एंटिटी के प्रॉफिट एंड लॉस को उसी इंडस्ट्री के दूसरे कॉम्पिटिटर से भी सेम पीरियड में कंपेयर कर सकते हैं, उससे आपको वेरिएशन समझ में आ जाएगा कि सिर्फ उसी का प्रॉफिट रेशो गिर रहा है या बाकी लोगों का प्रॉफिट रेशो गिर रहा है। क्योंकि अगर सिर्फ उसी का प्रॉफिट रेशो गिर रहा है तो ये तो यूजर के लिए अच्छी बात नहीं है, यूजर को बताना पड़ेगा फिर। और अगर पूरी इंडस्ट्री ढलान पर है तो फिर वो एक बहुत बड़ा एक्सक्यूज हो जाता है कि भाई जब पूरी इंडस्ट्री ढलान पर है तो हम क्या ही कर लें। ठीक है, तो बैलेंसेस को कंपेयर कर रहे हैं प्रॉफिट एंड लॉस के से, जैसे हमने कैसे किया, सेल्स और ट्रेड रिसेबल। सेल्स कहाँ का पार्ट है, बोलो, पीएनएल का। बैलेंसेस कहाँ का पार्ट है, ट्रेड रिसेबल कहाँ का पार्ट है, अकाउंट बैलेंसेस मतलब बैलेंस शीट का। तो जो भी इंक्रीज और डिक्रीज हो रहा है वो समझ में आ जाएगा आपको। कुछ सर्टेन एक्सपेंसेस हैं उसका रेशियो समझ में आ जाएगा, क्यों खर्चे बढ़ रहे हैं जबरदस्ती बैलेंसेस साइड में। डेप्रिसिएशन एक खर्चा ही है ना आपका, क्यों बढ़ा रहे हो आप, वो पता चलना चाहिए ना आप लोग। प्रोविजंस जो होते हैं आपके, लाइबिलिटीज के जो प्रोविजंस होते हैं वो सडनली क्यों बढ़ना चालू हो गए, क्या आप ही के बढ़ रहे हैं, क्या पिछले सालों से बढ़ रहे हैं या दूसरों के बढ़ रहे हैं, वो कंपेरिजन आपका आ जाएगा।
बड़ा अच्छा एक पॉइंट दिखा है यहाँ पर उसने, बोलता है, एग्जांपल दे रहा हूँ आपको मैं, बोलता है अगर इंक्रीज और डिक्रीज, इट इज पॉसिबल टू असर्टेन द एक्सटेंट ऑफ इंक्रीज एंड डिक्रीज वेरी सर्टेन एक्सपेंडिचर इन रिलेशन टू सेल्स। अगर आपके एक्सपेंडिचर बढ़ रहे तो सेल्स भी बढ़ रही होगी। जैसे आपने बोला मैं ज्यादा वेजेस दे रहा हूँ, मतलब ज्यादा माल बेचा जा रहा होगा, ज्यादा वर्कर्स होंगे यार, ज्यादा ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस है, मतलब ज्यादा वर्कर्स ट्रैवल कर रहे होंगे माल बेचने के लिए, धंधा करने के लिए, तो आपके सेल्स को आपके एक्सपेंडिचर से कंपेयर किया जाएगा। मतलब अगर आपका 10% एक्सपेंडिचर बढ़ा है पिछले साल के कंपैरिजन में, तो मतलब सेल्स भी बढ़ी होगी। यही तो रिलेशनशिप बनाना है, समझा? एक बार ये पूरा रीड आउट कर लो, पूरा रीड आउट कर लो एक बार जितना मैंने पढ़ा। एक्सपेंसेस रेशियो बनाने पड़ते हैं, कंपैरिजन करना पड़ता है उसको सेल्स से। एक्सपेंसेस पिछले साल इतना है तो आने वाले साल में कितना होगा। और हमें अगर ऐसा लगा ये जो डिफरेंसेस है वो मटेरियल है, मतलब गड़बड़ है भाई, सिर्फ एक्सपेंडिचर ही बढ़ रहे हैं, सेल्स तो बढ़ रही नहीं है। आप हर साल 10-10% अपना एक्सपेंडिचर बढ़ा रहे हो बट सेल्स में कोई आपके बढ़ोतरी नहीं है, तो फिर क्या होगा, वो मटेरियलिस्टिक हो जाएगा। और फिर मुझे क्या करना, मुझे समझ में आ जाएगा कि ये मैनिपुलेटेड है, कुछ झूठ बोला जा रहा है, जबरदस्ती सेल्स को इन्फ्लेट किया जा रहा है, या फिर प्रॉफिट को छुपाया जा रहा है। इन्फ्लेट का मतलब समझते हैं ना, जबरदस्ती के साल के अंत में ज्यादा माल बेचकर, झूठे माल बेचकर, फिक्टिशियस बिल बनाकर सेल्स को बढ़ाना, या फिर खर्चे दिखाकर प्रॉफिट को सप्रेस करना। यही तो ढूंढना है हमको। ये कैसे ढूंढेंगे हम सब लोग? कंपैरिजन करकर। किससे? प्रीवियस ईयर से। किससे? सेम एंटिटी के, और किससे? उसी एंटिटी की कॉम्पिटिटर से, सिमिलर इंडस्ट्री में। क्या क्रिएट कर, रिलेशनशिप किसके बीच में? अकाउंट बैलेंस के डेटा के बीच में और पीएनएल के डेटा के बीच में। आपके खर्चे किधर है बोलो? पीएनएल के डेबिट साइड में। सेल्स किधर साइड में दिया था? पीएनएल के क्रेडिट साइड में। तो आपने एक रिलेशनशिप क्रिएट किया ना? किया कि फिर सेल्स को किससे रिलेशनशिप बनाया? ट्रेड रिसेबल से। तो रिलेशनशिप तो क्रिएट किया। बोलता है एबनॉर्मल फॉल इन द कॉस्ट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग। आपकी कॉस्ट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग एकदम थोड़ा ना गिरेगी ना, धीरे धीरे गिरती है। जैसे आप कॉस्ट इनिशियली क्या होता है, आपका कॉस्ट ज्यादा होता है, जैसे जैसे आपकी सेल्स बढ़ती है, यानी मैन्युफैक्चरिंग बढ़ती है आपकी, वैसे वैसे कॉस्ट कम होता है। कभी जीरो तो नहीं होगा, पर धीरे धीरे कम होगा। एक सेकंड बेटा, एक सेकंड, आप इसको रीड आउट करें, एक सेकंड। चलो, ठीक है। बोलता है एबनॉर्मल फॉल इन द कॉस्ट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग। अचानक से बहुत ज्यादा मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट गिर गया, है ना। और एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट, जो कंपनी चलाने के लिए जो खर्चा था, वो अचानक से गिर गया। अपार्ट फ्रॉम इकोनॉमी एंड एक्सपेंसेस, खर्चे एकदम से कम होने लगे। इकोनॉमी, आप कोई प्रोविजन ही नहीं कर रहे हो, लेस प्रोविजंस कर रहे हो एक्सपेंसेस के लिए, तो ये सब शक होता है। फिर क्यों? फिर आपको कंपेयर करना पड़ता है एंट्रीज को। कहां पर? जो आपकी जो भी बुक्स होंगी उससे कंपेयर करोगे आप, प्रीवियस ईयर से। कैसे कंपेयर करोगे? प्रीवियस ईयर कितना कॉस्ट था, प्रीवियस ईयर एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट कितना था, प्रीवियस ईयर कोई प्रोविजन था क्या, प्रीवियस ईयर कितना प्रोविजन था, प्रीवियस ईयर के एक्सपेंसेस कितने थे। वो कंपैरिजन करने पर बुक से कंपेयर करोगे ना, पिछले साल की जो भी बुक्स होगी। आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट से कंपेयर कर सकते हो, वहां से नहीं मिला तो आप बुक्स ऑफ अकाउंट चेक कर सकते हो, कुछ भी चेक कर सकते हो। या फिर जिस महीने की आप बुक्स चेक कर रहे हो उसके पिछले महीने का तुरंत चेक कर लो, इमीडिएटली बिफोर द क्लोजिंग ऑफ द फाइनेंशियल ईयर। जैसे मार्च में क्लोज हुआ तो फरवरी का चेक कर लो। जैसे शार्क टैंक में आपने देखा होगा, वो मित्तल था, वो क्या बोलता था, पिछले महीने की सेल्स बताओ, तो उससे उसको अंदाजा हो जाता था कि झूठ बोल रहा है कि सच बोल रहा है। फ्लक्चुएशन दिख जाएंगे ना उसको। ठीक है। यहाँ पर एक एग्जांपल है। हाँ, बोलता है कॉस्ट ऑफ इंपोर्टिंग गुड्स। आप कॉस्ट इंपोर्ट कर रहे हो गुड्स को, उसका जो खर्चा है वो होता है उसकी वैल्यू पर, वैलेरम, और वो यूनिफॉर्म रेट पे होती है, एट वेरीफाइड फ्रॉम द अमाउंट ऑफ ड्यूटी पेड। ठीक है, कि कॉस्ट है वो एड वैल्यू के आधार पर होगी, और वो यूनिफॉर्म रेट होगा। लाइक जैसे वो परसेंटेज में रहता है, लाइक जैसे 10% है तो 10% है। अब वो 10% वैल्यू, जैसे 100 रुपए के गुड्स है तो उसका 10% अलग होगा, 1000 रुपए के गुड्स है तो उसका 10% अलग होगा। तो मगर रेट यूनिफॉर्म है, बट वो वैल्यू कम ज्यादा होती रहेगी। ड्यूटी पेड तो ज्यादा, 100 रुपए का 10%, 1000 रुपए का 10%, ड्यूटी पेड तो डिफरेंट होगी ना, हाँ सर होगी। द क्वांटिटी ऑफ शुगर सोल्ड बाय शुगर मिल कैन बी वेरीफाइड इंडिपेंडेंटली फ्रॉम द अमाउंट ऑफ जीएसटी पेड। वो आपने माल बेचा है तो जीएसटी भी पे किया होगा, सब मैंने कलेक्ट करके पे किया होगा, उससे समझ में आ जाएगा कितने का माल बेचा है आपने।
तो ये हम लोग कंपैरिजन कर सकते हैं। जैसे आजकल आप ई कॉमर्स देखते हो, लोग अपना रेस्टोरेंट चला रहे हैं, तो जोमेटो स्विगी से भी कंफर्मेशन लिया जा सकता है, भाई कितना माल बेचा तुमने इन लोगों का लिया के, ये तो अपनी सेल्स शो ही नहीं कर रहे हैं। जो जो मैं पढ़ा रहा हूँ आपको ध्यान देना है, और फटाफट ये पैराग्राफ को मेरे साथ पढ़ो। Okay, it is important to note that analytical procedure may help to identify, क्या आइडेंटिफाई करना है हमको? अनयूजुअल ट्रांजेक्शन, ऐसे ट्रांजेक्शन जो अभी तक देखे नहीं। अनयूजुअल इवेंट, नो प्रोविजन इज एन इवेंट, क्या कर रहे हो भाई, प्रोविजन नहीं बना रहे हो। अनयूजुअल अमाउंट्स, एनोमलीज बोलते हैं उसको, याद होता है, एबनॉर्मल खर्चे, एबनॉर्मल अमाउंट्स। अनयूजुअल रेशियोज, अनयूजुअल ट्रेंड, जिससे आपको लगता है कि मेरे ऑडिट पर फर्क पड़ेगा, पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा। अनयूजुअल रिलेशनशिप, अनएक्सपेक्टेड रिलेशनशिप, ठीक है। जैसे जब डेलोइट ने क्या बोला था बायजूस को, भाई तुम्हारा जो कोर्स है ना, तुम्हारे कोर्स को देख के लगता है कि तुमको कैश अकाउंटिंग पे रेवेन्यू रिकग्निशन फॉलो करना चाहिए, अक्रूवल नहीं। तो वो रिलेशनशिप बहुत अनयूजुअल लग रहा था, उससे क्या हो रहा था, उनका लॉस कम दिखता था, प्रॉफिट ज्यादा दिखता था। जैसी रेवेन्यू रिकग्निशन मेथड चेंज हुई, वो एक रिलेशनशिप यूजुअल बनाई गई, लॉस बराबर दिखने लगा, प्रॉफिट कम हो गया। उससे क्या हो जाएगा, ऑडिटर को जब ये सब दिख जाएगा, अनयूजुअल जो भी है, इवेंट है, अमाउंट है, रेशियो है, ट्रेंड है, ट्रांजेक्शंस है, अनयूजुअल रिलेशनशिप है, अनएक्सपेक्टेड रिलेशनशिप है, तो ऑडिटर क्या कर सकता है बेटा, असिस्ट द ऑडिटर आइडेंटिफाइंग रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट, वो आरएमएम ढूंढ सकता है, ठीक है, ड्यू टू फ्रॉड स्पेशली। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एनालिटिकल प्रोसीजर आपको आइडेंटिफाई करवाता है एक्सिस्टेंस ऑफ अनयूजुअल ट्रांजेक्शन, इवेंट्स, अमाउंट्स, रेशियोज एंड ट्रेंड्स, जिससे ऑडिट के इंप्लीकेशंस होने वाले, और अनयूजुअल और अनएक्सपेक्टेड रिलेशनशिप जो ऑडिटर को मदद करेगा टू आइडेंटिफाई रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट। कब कब लगाएंगे, प्लानिंग फेज में लगाओगे, टेस्टिंग फेज में भी लगाओगे, यहाँ तो लगेगी लगेगी, ये हम लोग, ये आपको है नहीं, इंटरमीडिएट में, फाइनल में होता है। जब हम लोग ऑडिट करते रहेंगे, चेक करेंगे सब कुछ, तब तो करेंगे कंपैरिजन, इनिशियली तो करेंगे, तभी तो हम लोग भाई रैप के साथ जब हम इसको लगाएंगे 520 को, तभी तो हमको पता चलेगा कि हमको अपनी ऑडिट प्रोसीजर्स कैसे लगानी है। यहाँ पर रूटीन चेकिंग से बन जाएगी कि डिटेल चेकिंग में जाएंगे, कंट्रोल चेक करें कि मिस स्टेटमेंट भी चेक करें, तभी तो होगा, कंपैरिजन करके अंदाजा हो जाएगा ना। प्लानिंग स्टेज में क्या होता है, आप क्लाइंट को समझते हो, उसके बिजनेस को समझते हो, तो कंपैरिजन करोगे, उससे आपको जो फ्यूचर में होने वाले रिस्क है उसका अंदाजा हो जाता है, पोटेंशियल रिस्क। क्लियर है कि नहीं, जिसके बारे में मेरे को पहले नहीं पता था, कंपैरिजन किया तो पता चला। अब उसी के आधार पर ये 315 होगी, अब उसी के आधार पर 330 बनेगा, क्या बोलो, नेचर डिसाइड करूंगा मैं ऑडिट प्रोसीजर का, टाइमिंग डिसाइड करूंगा मैं ऑडिट प्रोसीजर की, और एक्सटेंट डिसाइड करूंगा ऑडिट प्रोसीजर। तो अगर मैं कंपैरिजन नहीं करता, किसके बीच में बोलो, वो अनयूजुअल ट्रांजेक्शंस के बीच में प्रायर पीरियड से, अनयूजुअल इवेंट के बीच में, रेशियोज के बीच में, ट्रेंड को चेक नहीं करता, रिलेशनशिप को चेक नहीं करता, तो क्या मैं प्रॉपरली आरएपी को लगा पाता, नहीं लगा पाता। क्या मैं प्रॉपरली 330 पे एनटी बना पाता, नहीं बना पाता। और ये ऑडिट एनालिटिकल प्रोसीजर करता क्या है सर, ये एनालाइज करता है, फाइनेंशियल इवैल्यूएट करता है, किसको, फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन को, किसके बीच में प्लॉजिबल रिलेशनशिप बनाकर, फाइनेंशियल डेटा एंड नॉन फाइनेंशियल डेटा। ठीक है भाई, बहुत सारे एग्जांपल्स है, कितने नंबर ऑफ एम्प्लॉयज है, उनको कितनी सैलरी जा रही है, स्क्वायर फीट ऑफ सीलिंग स्पेस है, कितनी स्पेस पर कितना रेंट जा रहा है, कितने गुड्स आपने प्रोड्यूस किए, ऐसी इंफॉर्मेशन आपको काम आती है। ये पढ़ लेना, आ जाएगा, है ना, समझ में आया। और ये बोलो भाई लोग, आप असर्शन लेवल पर लगाएंगे, बिल्कुल लगाएंगे, है ना। ऑडिटर सब्सटेंटिव प्रोसीजर एट द असर्शन लेवल, क्या चेक करने वाले हो, असर्शन में क्या चेक करोगे, डेफिनेटली अकाउंट बैलेंसेस और ट्रांजेक्शन, तो टेस्ट ऑफ डिटेल होगा ना। असर्शन क्या क्लेम्स है ना, मैनेजमेंट के, वो क्लेम कहाँ होते हैं, पीएनएल में और बैलेंस शीट में, तो टेस्ट ऑफ डिटेल में होगा। ठीक है, ये ऑब्जेक्टिव में आ सकता है कि ऑडिटर सब्सटेंटिव प्रोसीजर असर्शन लेवल पे भी लगाएगा, है ना। बोलो क्या लगाया उसने, असर्शन लेवल में भी टेस्ट ऑफ डिटेल्स, सब्सटेंटिव एनालिटिकल प्रोसीजर और कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ। मतलब मैं कंपैरिजन भी करूंगा, टीओडी भी करूंगा, दोनों, है ना। या दोनों में से कोई एक भी कर सकता हूँ, दोनों का कंपैरिजन भी कर सकता हूँ। सिर्फ टीओडी करके नहीं करूंगा ना मैं, जैसे वाउचिंग और कंफर्मेशन याद है,
मैं एनालिटिकल प्रोसीजर भी लगाऊंगा, पर कंपैरिजन भी करूंगा। तो या तो सिर्फ ये लगाऊंगा या दोनों का कॉम्बिनेशन। ये डिसाइड करता है ऑडिटर क्या करना है। कहीं तो एनालिटिकल प्रोसीजर भी लगानी है, ये सब किस पे डिपेंड कर देगा, ऑडिटर के जजमेंट पर। कि टीओडी से बात बन जाएगी, वाउचिंग कंफर्मेशन से बात बन जाएगी, क्या डॉक्यूमेंट चेक कर लिया और क्या चाहिए, क्यों कंपेयर करूं उसको। यार अगर तेरे को लगता है कि नहीं डॉक्यूमेंट तो चेक कर लिया बट कंपैरिजन करने से मेरी इफेक्टिवनेस बढ़ेगी, तो बढ़ा लो भाई, दोनों कर लो मिलकर। असर्शंस ही चेक करने ना, उससे आपका ऑडिट रिस्क क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। होगा कि नहीं होगा। आप अपनी ऑडिट प्रोसीजर्स को लगाइए टेस्ट ऑफ डिटेल के साथ। उससे क्या होगा सर, उससे ये होगा कि ऑडिटर के जजमेंट के आधार पर अगर मैं दोनों को लगाता हूं तो मेरी ऑडिट इफेक्टिवनेस बढ़ेगी और ऑडिट रिस्क क्या हो जाएगा, कम। फिर मैं उसको इतने लो लेवल पर लगूंगा कि उसको एक्सेप्ट कर पाऊंगा। यहाँ भाई इतने रिस्क तो मैं झेल सकता हूँ, टॉलरेट कर सकता हूँ। एक मिनट बच्चों, मैं चार्ज पे लगा लेता हूँ इसको, मैं इतना समझा आपको। और ऑडिटर फिर इंक्वायरी कर सकता है मैनेजमेंट से, अवेलेबिलिटी एंड रिलायबिलिटी ऑफ इन्फॉर्मेशन। जो भी कंपैरिजन करूंगा तो इन्फॉर्मेशन पे करूंगा ना, तो वो इन्फॉर्मेशन में किससे मांगूंगा, मैनेजमेंट से। वो इन्फॉर्मेशन अवेलेबल करवाओ, वो इन्फॉर्मेशन कितनी रिलायबल है, वो तो रिलायबिलिटी के बारे में पता ही है, कौन सी इन्फॉर्मेशन ज्यादा रिलायबल होती है। ठीक है। फिर आपने अगर कोई एनालिटिकल डेटा प्रिपेयर किया, आपने मतलब मैनेजमेंट है, तो वो मुझे प्रोवाइड करो। अगर मैं उससे सेटिस्फाइड हुआ तो मैं अपना काम उतने डिटेल में नहीं करूंगा, अगर मैं उससे सेटिस्फाइड नहीं हुआ तो फिर मुझे करना पड़ेगा। तो पहले तो मैं उनसे ही मांगूंगा, आप दीजिए मुझे अवेलेबिलिटी और रिलायबिलिटी के साथ में। और आपने अगर कोई एनालिटिकल प्रोसीजर परफॉर्म की होंगी आपने, तो वो मुझे दीजिए। मैं अपनी और आपकी एनालिटिकल प्रोसीजर्स को कंपैरिजन करूंगा, दोनों मैच कर गए तो रिपोर्ट क्लीन कर दूंगा, दोनों मैच नहीं किए तो कोई ना ओपिनियन चेंज करना पड़ेगा। एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट। इतना समझा गया भाई, इतना समझा गया, इतना समझा गया, इतना समझ गया क्या। चैप्टर बहुत छोटा है, इसके बाद में इतना चैप्टर बचा है, फिर ये खत्म है। मतलब मैंने आधा पढ़ा दिया हूं, आधा बचा है, आधा पढ़ा दिया हूं, आधा बचा है इसमें चैप्टर। ठीक है। इतना पढ़ने के बाद रिवीजन करने के बाद मुझे बताओ समझा कि नहीं समझा, कोई डाउट होगा तो पूछो। चलो टेक केयर।